गुड इवनिंग सभी साथियों को रिकॉन स्टडी एकेडमी परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सबके लिए हिंदी प्रैक्टिस सेट सीटेट का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो न्यू पैटर्न पे भी आधारित है और एनसीईआरटी के पैटर्न पे भी आधारित सारे क्वेश्चन हैं। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, संप्रेषणात्मक भाषा और शिक्षण के संबंध में कथन ए और बी पर विचार करें। ठीक है, तो कथन ए क्या कह रहा है दोस्तों? कथन ए क्या कह रहा है? शिक्षक की भूमिका सामान्यतः वाचन के लिए मॉडल होने की बजाय एक संसाधक या मॉनिटर की है। और कथन बी क्या कह रहा है? शिक्षार्थियों को सीखने की व्यक्तिवादी उपागम के आधार पर कक्षा की गतिविधियों में भाग लेना पड़ता है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दिया हुआ है सही और गलत का, गलत और सही का। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही और गलत है दोस्तों? ठीक है, तो दोस्तों पहले शिक्षक क्या पूछा, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण के संबंध में कथन ए और बी पर विचार करें। तो दोस्तों कथन ए क्या है? शिक्षक की भूमिका सामान्यतः वाचन के लिए मॉडल होने के बजाय एक संसाधक या मॉनिटर की है। सही बात है दोस्तों, कोई भी शिक्षक है एक संसाधक है जो किसी चीज़ को पढ़ाता है और किसी चीज़ को मॉनिटर करता है, बच्चों को वो मॉनिटर करता है। तो मॉनिटर की भी है और एक संसाधक शिक्षक की भी है, एक मॉडल की भी है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा क्या है? शिक्षार्थियों को सीखने में व्यक्तिवादी उपागम के आधार पर कक्षा की गतिविधियों में भाग लेना पड़ता है। दोस्तों नहीं, ये हमारा सही नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ए आंसर सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, ए हमारा सही है और बी क्या है दोस्तों? बी गलत है। बी क्या है दोस्तों? गलत है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। तो संप्रेषण से अभिप्राय है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों और सूचनाओं, तथ्यों, अनुभवों का आदान प्रदान है। ठीक दोस्तों, तो संप्रेषण क्या है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों, सूचनाओं, तथ्यों तथा अनुभवों का आदान प्रदान है। ठीक है दोस्तों, और कौशल से अभिप्राय, प्लीज आप लोग इसको नोट्स में लिख लीजिएगा। कौशल से अभिप्राय किसी कार्य को दक्षतापूर्वक रहने का सामर्थ्य अर्जित करना या विकसित या अभिक्षमता या योग्यता है। अतः संप्रेषण कौशल जिन्हें सीखा जा सकता है और जिनका प्रयोग संदेश के प्रभाव संप्रेषण हेतु किया जाता है, ये संप्रेषण दक्षता में वृद्धि करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है? मान्यताओं का वह समूह जो इस बात की व्याख्या करता है कि भाषा संरचनाओं तथा नियमों का समूह है जिस रूप में जाना जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? संप्रेषणात्मक उपागम होगा? नहीं होगा। अभी भी हमने बताया दोस्तों, संप्रेषणात्मक दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों, सूचनाओं, तथ्यों तथा अनुभव का आदान प्रदान करता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? संप्रेषण या अभिप्राय कहते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है अतः अंतः क्रियात्मक उपागम होगा? नहीं, संरचनात्मक उपागम होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा, संरचनात्मक उपागम होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एक चीज नोट्स में आप लोग लिख लीजिए, मान्यताओं का वह समूह जो इस बात की व्याख्या करता है कि भाषा संरचना या नियमों का समूह है, वह संरचनात्मक उपागम के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है? मान्यताओं का वह समूह जो इस बात की व्याख्या करता है कि भाषा संरचनाओं का नियमों का समूह है और संरचनात्मक उपागम कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों संरचनात्मक उपागम में यह बताया गया है कि एक संरचना में परिवर्तन आने से इसकी संपूर्ण व्यवस्था का प्रभाव पड़ता है, परंतु इस प्रकार के परिवर्तनों से अन्यतः आने वाले परिवर्तनों और प्रभावों की मात्रा, तीव्रता, प्रकृति का ज्ञान और प्राप्त करने की कोई साधन नहीं बताता। ठीक, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? संरचनात्मक उपागम कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? समूह प्रस्तुति के दौरान यदि किसी विद्यार्थी के द्वारा अनुचित व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है, तब एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करना चाहेंगे? तो क्या करना चाहेंगे? समूची कक्षा के सामने उस पर चिल्लाएंगे, उससे बात करेंगे, उससे सभी के सामने बात करेंगे, या उससे कुछ नहीं कहेंगे और उससे स्व अनुशासित होने की अपेक्षा करेंगे? तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? उससे बात करेंगे। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, उससे क्या करेंगे? उससे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? समूह वाद विवाद में भाग लेने के लिए भाषा शिक्षक एक शर्त रखता है कि समूह में 4 विद्यार्थी कनिष्ठ तथा 1 विद्यार्थी वरिष्ठ वर्ग से होना चाहिए जो आवश्यक पड़ने पर कनिष्ठों की सहायता कर सके। ठीक है, तो समूह निर्माण का यह विचार जिसके सिद्धांत पर आधारित है, तो क्या पियाजे का सिद्धांत, बायोगस्की का सिद्धांत, ब्लमफील्ड का सिद्धांत या क्रैक्सन का सिद्धांत? तो दोस्तों ये किसका सिद्धांत है? बायोगस्की का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है दोस्तों? बायोगस्की का सिद्धांत है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? समूह वाद विवाद में भाग लेने के लिए भाषा शिक्षक एक शर्त रखता है कि समूह में 4 विद्यार्थी कनिष्ठ वर्ग तथा 1 विद्यार्थी वरिष्ठ वर्ग का होना चाहिए। ठीक है, जो आवश्यकता पड़ने पर कनिष्ठों के विचार और बायोगस्की के सिद्धांत पर आधारित है। किसके सिद्धांत पर दोस्तों? बायोगस्की के सिद्धांत पर यह आधारित है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पत्नी जल्दी करो हमें देर हो जाएगी। यह क्या कह रहा है दोस्तों? पति से कह रहा है जल्दी करो हमें देर हो जाएगी। तो सहकर्मी से जाने का समय हो गया है, हम बैठक के लिए देर हो जाएगी। ठीक है, तो वरिष्ठ नियोक्ता से क्या बोलता है? महोदय शाम 4 बज गए हैं और बैठक की 4:15 बजे हैं, क्या अब हमें चलना चाहिए? तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर बताइए। भाषण में इस भिन्नता को किस रूप में जाना जाता है? तो शुद्धतावादी, रजिस्टर, अस्तर भिन्नता या फिर मुहावरेदार। तो यह किस रूप में हो जाएगा दोस्तों? आप लोग जल्दी से बताइए। तो यह दोस्तों रजिस्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रजिस्टर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। यह हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है? भाषण में इस भिन्नता को अस्तर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बोलने के संबंध में कथन ए और बी पर विचार करें। क्या बोला दोस्तों? बोलने के संबंध में कथन ए और बी पर विचार करें। तो कथन ए हमारा क्या है? किसी देश के एक हिस्से में बोली जाने वाली विविध भाषाओं एक प्रकार की जो क्षेत्रीय बोली के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो कथन पर क्या है? एक समान शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले लोगों द्वारा विविध प्रकार के उपयोग की जाने वाली भाषा एक प्रकार की बोली के रूप में जानी जाती है। तो हमारा सही और गलत क्या है? तो सही गलत क्या है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो क्या है? अ सही है, बी गलत है, या फिर बी गलत है, बी सही है। तो अ और बी दोनों सही है, अ और दोनों गलत। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स बताइए। जबकि दोस्तों किसी देश के एक हिस्से में बोले जाने वाली विविध भाषाओं में से एक प्रकार जो क्षेत्रीय बोली के रूप में जानी जाती है, तो यह कथन सही है। ठीक है, और बी एक समान शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले लोगों द्वारा विविध प्रकार के उपयोग की जाने वाली भाषा में एक प्रकार की बोली के रूप में जानी जाती है, हमारा कथन भी गलत हो जाए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए। ए हो जाएगा। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सही है और बी गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बोली मानक बोली दर्जा पाने में निम्नलिखित चरण से गुजरती है। तो किस चरण से गुजरती है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, किस चरण से गुजरती है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चयन, ठीक है, चयन, संहिताकरण, उद्देश्य का निर्धारण, या फिर चयन, स्वीकृत, संहिताकरण, उद्देश्य का निर्धारण, या फिर चयन, उद्देश्यों का निर्धारण, या फिर संहिताकरण और स्वीकृत, या फिर चयन, स्वीकृत, संहिताकरण, फिर उद्देश्यों का निर्धारण। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। चयन, संहिताकरण और उद्देश्य का निर्धारण, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है दोस्तों? एक बोली मानक बोली होती है। ठीक दोस्तों, इसमें क्या है? मानक बोली। ठीक है, मानक बोली। ठीक, एक बोली मानक बोली का दर्जा पाने के लिए चयन, संहिताकरण, उद्देश्य का निर्धारण जैसे चरणों से गुजरती है। तो एक बोली भाषा एक रूप है। एक बोली भाषा एक रूप है दोस्तों। आप लोग प्लीज इसको नोट्स में लिख लीजिए। एक बोली भाषा एक रूप है जो देश की किसी विशेष हिस्से में या लोगों के विशेष समूह द्वारा बोली जाती है। और हिंदी का कई अलग अलग बोलियां हैं। जैसे हिंदी भारत के कई राज्यों में, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा में बोली जाती है, लेकिन हर राज्य की हिंदी बोलने के एक दूसरे अलग अलग होती हैं। तो बोली आमतौर पर दो प्रकार की होती है। एक वाला क्षेत्रीय बोली और दूसरा सामाजिक बोली। तो बोली कितने प्रकार की होती है दोस्तों? दो प्रकार की होती है। एक क्षेत्रीय बोली होती है। ठीक है दोस्तों, आप लोग प्लीज नोट्स में लिख लीजिए। एक क्षेत्रीय बोली और दूसरा कौन सी होती है दोस्तों? दूसरा सामाजिक बोली। ठीक है, सामाजिक। दूसरा कौन सी होती है? सामाजिक बोली होती है। ठीक, एक क्षेत्रीय बोली होती है, दूसरा सामाजिक बोली होती है। तो भाषा के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्रीय रूप में बोली कहते हैं। भाषा को जो लोकल लोग वहाँ के बोलते हैं उसे हम लोग क्या क्षेत्रीय बोली कहते हैं। और बोली देश के किसी भी भाग में बोली जाने वाली वह भाषा है जिसका अपना साहित्य नहीं होता, अपनी लिपि नहीं होती और बोली को सिर्फ बोला जाता है, इससे लिखा नहीं जाता। ऐसे कोई भी आम लोग जैसे हम आप बोलते हैं उस बोली को, जो क्षेत्रीय बोली बोली जाती है, उसको कहीं पे लिखा नहीं जाता बल्कि उसको बोला जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिशुओं की भाषा के विकास के संबंध में कथन ए और बी पर विचार करें। इसमें भी कथन ए और बी का दिया है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा कथन ए क्या है? शैशव अवस्था से बच्चे की वाक नली जो होती है दोस्तों, एक वयस्क मानव की तुलना में जानवर की तरह अधिक होती है दोस्तों। यश 6 से 12 महीने के दौरान एक बच्ची तरह तरह के बबलाना और दोहराव वाले बबलाना में संलग्न है। यस दोस्तों, तो ये हमारा ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन अ ब दोनों सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन से अ और ब दोनों सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन अ और ब दोनों होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है दोस्तों? शैशवावस्था में बच्चे की वाक नली एक वयस्क मानव की तुलना में जानवर की तरह अधिक होती है। ठीक है, वह जानवर की तरह क्या होती है दोस्तों? अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, जबकि दोनों होगा। ठीक है, अब जैसे दोस्तों वर्तमान में पर्यावरण अधिक मानव जाति के लिए अपने अस्तित्व के साथ धरती या फिर अन्य प्राणियों में अस्तित्व के लिए अति आवश्यक है। ठीक है, तो क्या दोस्तों? अति आवश्यक है। क्या है दोस्तों? अति आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा विज्ञान की कौन सी शाखा संदर्भ में भाषा से जुड़ी है? अर्थ विज्ञान, आकृति विज्ञान, उपयोगिता विज्ञान, स्वर विज्ञान। तो कौन सी जुड़ी है दोस्तों? उपयोगिता विज्ञान। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उपयोगिता विज्ञान हो जाएगा। ठीक है, तो भाषा विज्ञान की उपयोगिता विज्ञान की शाखा संदर्भ से भाषा से जुड़ी है दोस्तों। उपयोगिता विज्ञान भाषा विज्ञान की वह शाखा है जो संचार में अर्थ प्रदान करने तरीकों को पूर्व अभ्यास करती है। ठीक है दोस्तों, तो उपयोगिता विज्ञान या दोस्तों उपयोगिता विज्ञान भाषा विज्ञान की वह शाखा है जो संचार में अर्थ प्रदान करने और तरीकों का पूर्वाभ्यास करती है। ठीक है दोस्तों, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार जब कोई बच्ची भाषा की मदद से अपने स्वयं के कार्यों को निर्देशित करता है या फिर करती है, लेकिन वह भाषा दूसरे के लिए श्रव्य नहीं है, तो उसके वाचन को क्या कहेंगे? आंतरिक भाषण, सामाजिक भाषण, निजी भाषण, आत्म केंद्रित भाषण। तो क्या कहेंगे दोस्तों? आंतरिक भाषण कहेंगे। क्या कहेंगे? आंतरिक भाषण। ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंतरिक भाषण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? आंतरिक भाषण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है दोस्तों? वाइगोत्स्की के अनुसार, आप लोग प्लीज इसको नोट्स में लिख लीजिएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक कारकों, परिवार, समाज और विद्यालय या फिर मित्र मंडली जो होती है, ठीक है, जो मित्र मंडली भी होती है, उसमें परिवेश होता है, भाषा का प्रभाव पड़ता है। इससे क्या होता है कि संस्कृत और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और इस सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास अंतर्वैदिक या फिर सामाजिक परिस्थिति के कुशल एवं विज्ञान व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया में के माध्यम से होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन से बहुभाषावाद के लाभ हो सकते हैं। तो इसमें बहुभाषा के लाभ कौन हो सकते हैं दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कौन हो सकते हैं दोस्तों। समृद्ध शब्दावली और प्रभावशाली भाषण, ये भी क्या है, बहुभाषा के लाभ है। ठीक है दोस्तों। अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान, ये भी है दोस्तों, अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान। ठीक है। समिति रोजगार के अवसर, ये नहीं है। पाराभाषिक जागरूकता, ये है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पद्यांश, क्या दोस्तों, पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो क्या है दोस्तों, सूर्योदय सूर्यास्त असंख्यो, सोना ही सोना बरसाकर मोल नहीं ले पाए इसको, भीषण बादल आसमान में गरज गरज कर धरती को न कभी हरा पाए, प्रलय सिंधु में डूब डूब कर उभर आई है ऊपर, भूचालों और भूकंपों से यह मिट न सकी है। ठीक है। तो इसका ये हमारा पद्यांश था। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं, बहुबुद्धि, क्या दोस्तों, बहुबुद्धि सिद्धांत के संदर्भों में निम्नलिखित में कौन सी बुद्धि भाषा से संबंधित है। क्या पूछे दोस्तों, कौन सी बुद्धि भाषा से संबंधित है। तो कौन दोस्तों, भाषाई मौखिक बुद्धि है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, भाषाई मौखिक बुद्धि है। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी पाठ्य सामग्री से कोई विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से उस पाठ्य सामग्री के किसी अंश को बारीकी और गहनता के साथ पढ़ने का कौशल कौन सा अवबोधन कहलाता है। अनुमानिक, स्थानीय या फिर वैश्विक, फिर लेन देन। तो यह कौन सा कहलाता है दोस्तों, अनुमानिक कहलाता है। कौन सा दोस्तों, अनुमानिक कहलाता है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुमानिक। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, अनुमानिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसमें ये जो भाषाई मौखिक बुद्धि है दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भों में भाषाई मौखिक बुद्धि भाषा से संबंधित है। ठीक है। तो बहुबुद्धि जो होती है वो सिद्धांत के लोगों एवं उनकी विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं और भाषाओं और स्थानीय दैहिक इंद्रियगत या फिर अंतर्वैदिक सांगीतिक तार्किक गणित के बारे में हार्वर्ड या फिर गार्नर एक मनोविज्ञान सिद्धांत है जिसे उन्होंने सन 1983 में प्रतिपादित किया था। तो कब किया दोस्तों, 1983 में क्या किया था, प्रतिपादित किया था, प्रतिपादित किया था। ठीक है दोस्तों, क्या किया था, 1983 में प्रतिपादित किया था। ठीक है। एक हार्वर्ड गार्डनर ने, किसने दोस्तों, हार्वर्ड गार्डनर ने, किसने, हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर ने, ठीक है, 1983 में प्रतिपादित किया था। क्या कहता है, प्रतिपादित किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुभाषावाद शिक्षा का एक ऐसा संसाधन है जिसका उद्देश्य है। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुभाषावाद, तो शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषाओं का उपयोग करना। क्या हो जाएगा दोस्तों, शिक्षण की भाषाओं को, क्या हो जाएगा दोस्तों, शिक्षार्थियों की भाषाओं का उपयोग करना, या फिर शिक्षार्थियों को यथासंभव अधिक से अधिक भाषाएं सिखाना, या फिर शिक्षण अधिगम के लिए शास्त्रीय भाषाओं का उपयोग करना, या फिर नौकरियों के लिए अंग्रेजी भाषा और संस्कृति के लिए मातृभाषा सीखने के सक्षम बनाना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों को भाषाओं का उपयोग करना हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि शिक्षक विद्यार्थियों को शब्दावली सीखने में मदद करना चाहते हैं तो उन्होंने निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे प्रभावशाली होगा। कौन, कहानियों और चित्रों का प्रयोग, दोहराव, ड्रिल का उपयोग, या फिर लिखित अभ्यास का उपयोग, या फिर पाठ्य पुस्तकों का उपयोग। तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हमारा कहानियों और चित्रों का उपयोग, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, ए सही हो जाएगा। ठीक है। सीखने में मदद करना चाहिए, कहानियों और चित्रों का प्रयोग सबसे प्रभावशाली तरीका होता है। क्या होता है दोस्तों, सबसे प्रभावशाली तरीका होता है कहानियों और चित्रों का प्रयोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लीज़ आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। निम्नलिखित में से भिन्न शब्द युग्म है, गरज गरज, भूचाल भूकंपो, डूब डूब, उभर उभर। तो यह क्या हो सकता है दोस्तों, भूचाल भूकंपो, भूचाल और भूकंपो। ठीक है दोस्तों, भूचाल और भूकंपो हो जाएगा। ठीक है। जबकि गरज गरज, डूब डूब, उभर उभर समान शब्द युग्म है। ये सब क्या दोस्तों, समान शब्द युग्म है। ठीक है। ये उभर और डूब, ये सब क्या दोस्तों, तीनों समान शब्द है, समान शब्द है, समान शब्द युग्म है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, उदीधि, जलधि, सागर, जलद। तो क्या है दोस्तों, आप लोग कमेंट बताइए, जलद। ठीक है। सिंधु का जलद नहीं होगा पर्यायवाची, जलद सिंधु का पर्यायवाची नहीं है। सिंधु का पर्यायवाची शब्द दोस्तों क्या, समुद्र, सागर। प्लीज़ आप लोग, और सिंधु का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों, सागर भी है। ठीक है। जलद भी है और उदीधि भी है। ठीक है। और क्या क्या हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा। प्लीज़ आप लोग इसको नोट्स में लिख लीजिएगा, समुद्र हो जाएगा, सागर हो जाएगा। ठीक है। समुद्र, सागर, अर्णव, वारिश, ये सब क्या है, पर्यायवाची हैं। सिंधु के पयोधी, ठीक है, पयोधी भी है, रत्नाकर भी है। ठीक है, आदि, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब सिंधु के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धरती अनमोल है, भाव पद्यांश में किस व्यक्ति से अभिव्यक्ति हो रहा है। धरती अनमोल है। ठीक है दोस्तों, धरती अनमोल है, भाव पद्यांश। तो सूर्योदय सूर्यास्त असंख्यों, उभर उभर कर आई है ऊपर, मोल नहीं ले पाई इसको, यह मिट नहीं सकती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मोल नहीं ले सकती इसको। क्या दोस्तों, मोल नहीं ले सकती इसको, मोल नहीं ले सकती, इसका व्यक्ति से अभिव्यक्ति हो रहा है। क्या दोस्तों, धरती अनमोल है तो मोल नहीं ले पाए इसको, मोल नहीं ले पाए इसको, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धरती में कौन डुबोना चाहता है, धरती को कौन डुबोना चाहता है। अत्यधिक वृष्टि, अत्यधिक भूकंप, अत्यधिक गर्जना, अत्यधिक सिंधु। तो कौन डुबोना चाहता है दोस्तों, अत्यधिक सिंधु। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अत्यधिक सिंधु। ठीक है। धरती को नष्ट करने के लिए अत्यधिक वृष्टि अपना पूरा जोर लगा देती है। ठीक है दोस्तों, अत्यधिक सिंधु या फिर अत्यधिक वृष्टि, नहीं दोस्तों, अत्यधिक वृष्टि, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, अत्यधिक वृष्टि। ठीक है।
अपना पूरा जोर लगा देती है, ठीक है, अत्यधिक वृष्टि, हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धरती को आने वाले संकटों के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है, धरती पर आने वाले संकटों के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है, क्या नहीं है? प्रलय, भूकंप, भूचाल, सिंधु। तो क्या नहीं है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी जल्दी बताइए क्या नहीं है धरती पर आने वाले संकटों का? क्या नहीं है दोस्तों? सिंधु है, ठीक है। क्या नहीं है दोस्तों? सिंधु है, ठीक है। क्या नहीं है दोस्तों? सिंधु है। तो धरती पर आने वाले संकटों के लिए उपयुक्त शब्द सिंधु नहीं है। धरती की डुबोने के लिए प्रलय, भूचाल और भूकंप समय समय पर संकट उत्पन्न करते रहते हैं दोस्तों। प्रलय भी आता रहता है, भूकंप भी आता रहता है और भूचाल भी आता रहता है, ठीक है। ये तीनों धरती को डिबोने के लिए होते हैं। प्रलय भी आता रहता है समय पर दोस्तों, भूकंप भी आता रहता है, भूचाल भी आता है, सिंधु नहीं आता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस पद्यांश में मुख्यतः किसकी बात की गई है? सूर्योदय की, धरती की, सूर्यास्त की, आसमान की। इस पद्यांश में मुख्यतः किसकी बात की गई है? आप लोग बताइए किसकी बात? धरती की। किसकी दोस्तों? धरती की बात की गई है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला ऑप्शन देखते हैं, 112 से 120 तक निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए, ठीक है। तो आइए पद्यांश पढ़ते हैं दोस्तों। मानव इतिहास में हजारों साल तक शून्य को कहा जाता, शून्य का कहीं अता पता नहीं था, ठीक है। तो शून्य की अवधारणा आ भी गई तब काफ़ी समय तक मानव ने इससे संख्या नहीं समझा। यह बात तो तय थी कि शून्य की प्रकृति प्रदत्त नहीं है, हमने शून्य का आविष्कार अपनी सुविधा के लिए किया है। मनुष्य ने शून्य की अवधारणा को न केवल समझा बल्कि उसकी सहायता से उसके कई स्वचालित उपकरणों का आविष्कार भी कर लिया है। शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार और वास्तविक है। यह सीखना और सबसे मुश्किल है कि शून्य एक छोटा है। सबसे पहले भारत ने कुछ भी नहीं जो दर्शाने के लिए शून्य को एक स्वतंत्र संख्या के रूप में मान्यता दी। अगर हम शून्य को 1, 2 या 3 जैसी संख्याओं की तरह मूर्त चीज़ों से संबंध कर पाते तो शायद शून्य को समझना बहुत आसान होता। तो आइए आंसर देखते हैं। स्वतंत्रता का संधि विच्छेद है, तो इसमें क्या बोलते हैं? स्वतंत्र का संधि विच्छेद। तो दोस्तों स्वतंत्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। स्व प्लस तंत्र क्या हो जाएगा? स्व प्लस तंत्र, ठीक है, स्वतंत्र। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब दो शब्द मिलते हैं दोस्तों तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि आपस में मिलकर जो परिवर्तन लाते हैं उसे हम संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो संधि कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? संधि 3 प्रकार के होते हैं। आप लोग प्लीज नोट्स में लिख लीजिए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैज्ञानिक में मूलतः शब्द है वैज्ञान, ज्ञान, विज्ञानी, विज्ञान। तो वैज्ञानिक में मूलतः शब्द क्या है दोस्तों? वैज्ञानिक है। क्या दोस्तों? वैज्ञानिक, वैज्ञानिक, ठीक है। तो इसमें क्या है दोस्तों? मूलतः शब्द ज्ञान। क्या दोस्तों? ज्ञान। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। जबकि वैज्ञानिक मूलतः शब्द ज्ञान है दोस्तों। ज्ञान शब्द वी उपसर्ग और एक प्रत्यय लगाने से वैज्ञानिक शब्द बनता है। वैज्ञानिक कैसे बनता है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी जल्दी। वी उपसर्ग, वी क्या है दोस्तों? उपसर्ग है। वी क्या है दोस्तों? उपसर्ग है, ठीक है। और इक, इक क्या है? प्रत्यय। एक प्रत्यय, एक प्रत्यय लगाने से बनता है, लगाने से बनता है, ठीक है। एक प्रत्यय लगाने से बनता है, वी उपसर्ग है, ठीक है। तो दोनों के, ठीक है दोस्तों, तो किसी शब्द के आगे लगाने से शब्दांश को उपसर्ग के पीछे लगाने वाले को प्रत्यय कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इतिहास में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है? इतिहास, इतिहास, तो ता, इत, इक, ई। तो इसमें किसका दोस्तों? इक का। किसका दोस्तों? अभी मैंने बताया इक प्रत्यय, इति, इति, इक, ठीक है दोस्तों। तो इतिहास में इक प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है, जबकि इतिहास मूल शब्द में इक प्रत्यय लगता है। तो दोनों के मेल से ऐतिहासिक शब्द बनता है। ऐतिहासिक पद्धति प्रत्यय के अंतर्गत आता है, ठीक है दोस्तों। हमारा क्या हो जाएगा? इक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शब्द में अ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अवधारणा, अवनीति, अवधि, अवकाश। तो क्या पूछा दोस्तों? अ उपसर्ग, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अवधि, इसमें नहीं हुआ, जबकि अवधारणा में हुआ है, अवनीति में भी हुआ है और अवकाश में भी हुआ है। तो अवधि में नहीं हुआ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, अवकाश, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शून्य की अवधारणा आने पर भी मनुष्य ने इसे बहुत समय तक संख्या क्यों नहीं समझा? मूर्त चीज़ों से शून्य की संबंधता न होता, सभी वैज्ञानिक द्वारा इसे मान्यता न देना, पशुओं द्वारा इसकी समझ रख पाना, इसका प्राकृतिक प्रदत्त न होना। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? मूर्त चीज़ों से शून्य की संबंधता न होना। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। पैराग्राफ पढ़ेंगे आप लोग, इसमें दिया हुआ है मूर्त चीज़ों, क्या दिया दोस्तों? मूर्त चीज़ों। यहाँ मानव के इतिहास में हजारों साल शून्य का कहीं अता पता नहीं था। शून्य की अवधारणा आ भी गई तब काफ़ी समय तक मानव जो है दोस्तों यह नहीं कर पाया, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, मनुष्य ने शून्य की अवधारणा को न केवल समझा बल्कि उसकी सहायता से कई स्वचालित उपकरणों का आविष्कार किया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मूर्त चीज़ों से शून्य की संबंधता न होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार और एक वास्तविक आशय है। तो यह हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यह दिखाई नहीं देता परंतु इसका अस्तित्व है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। यह दिखाई नहीं देता परंतु इसका अस्तित्व है, ठीक है। विश्व में कितने साल पहले शून्य की संख्या के रूप में मान्यता दी? तो मेसोपोटामिया, मध्य अमेरिका, भारत, यूरोप। तो किसने दिया दोस्तों? भारत ने। किसने दिया दोस्तों? भारत ने। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भारत। तो विश्व में भारत ने सबसे पहले शून्य की संख्या के रूप में मान्यता दी प्राचीन बच्छाली पांडुलिपि में। किस दोस्तों? प्राचीन बच्छाली किस पांडुलिपि दोस्तों? बच्छाली पांडुलिपि, बच्छाली पांडुलिपि,
ठीक है दोस्तों, बच्छाली पांडुलिपि में, जिसका कि सही काल अब तक निश्चय नहीं हो पाया है, परंतु निश्चय रूप में उसका काल आर्यभट्ट के काल में प्राचीन है। तो शून्य का प्रयोग किया गया है और इसके लिए उसमें संकेत भी निश्चित है। ठीक है दोस्तों, तो भारत में अगला क्वेश्चन देखते हैं, संख्याओं के संदर्भ में कौन सी अवधारणा समझानी सबसे कठिन है? शून्य सबसे बड़ी संख्या, शून्य एक से बड़ा है, शून्य एक से छोटा है, शून्य जोड़ा जा सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, शून्य एक से छोटा है, शून्य एक से क्या है? छोटा है। ठीक है, तो शून्य के बारे में कौन सा वाक्य सही है? शून्य प्रकृति प्रदत्त, शून्य मानव जनित आविष्कार है, शून्य की गणना मानव की कर सकते हैं, शून्य मूर्त अवधारणा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, शून्य मानव जनित आविष्कार है। यह क्या हो जाएगा दोस्तों? शून्य क्या है? मानव जनित आविष्कार है। ठीक है दोस्तों, आज बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।